आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अपन इससे पहले एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स देखे होंगे आपने। अब उन केमिकल्स को अपन दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, उनमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो फिर कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए एसिड और बेस को डिवाइड करने के लिए, वही अपन डिस्कस करने वाले। अपना फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, कि जो एसिड और बेस होता है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखते हैं। एसिड एंड बेस। एसिड क्या होता है? एसिड्स आर sour in taste. Bases are bitter in taste. एसिड क्या होते हैं? सोर होते हैं टेस्ट के अंदर। बेसिस क्या होते हैं? बिटर होते हैं। ये एक डिफरेंस है, मतलब कड़वे होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा, सोर का मतलब होता है खट्टा। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो एसिड होता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये जो होता है एसिड जब भी कांटेक्ट में आता है ब्लू लिटमस के, वो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। वैसे क्या होता है? बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस। कि इसका जो उल्टा बेसिस क्या कर देते हैं? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड जो डिफरेंस है वो क्या है? एसिड गिव्स H+ ions when dissolved इन वाटर। कि एसिड जो होते हैं उनको जब वाटर के अंदर डाला जाता है तो अपन को क्या मिलता है? H+ आयंस मिलते हैं। कि जब भी एसिड को पानी में डाला जाता है अपन को क्या मिलता है? H+ आयन मिलता है। वही अगर बेसिस की बात करें, बेसिस गिव्स OH- ions when dissolved in water। कि बेसिस को जब डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वहां से अपन को क्या मिलता है? OH- आयंस मिलते हैं। अब ये तो चीजें अपन ने डिस्कस कर ली अपने चैप्टर के हिसाब से कि बेसिस और एसिड के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है, किसको लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा तो किसका कलर क्या चेंज हो जाएगा। कि जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो एसिड को जब डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयन मिलेगा, बेसिस को जब डिसॉल्व करेंगे तो OH- आयन मिलेगा। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि एसिड और बेसिस को अपन कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसको मिटा देता हूं, उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बेसिक डिफरेंस से कुछ एग्जांपल लेते हैं। कि जैसे एसिड है, देख लेते हैं अपन। लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, ये सब आपको याद रखना है। लेमन और ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? इसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। जैसे आंट स्टीन के अंदर कौन सा एसिड होता है? मीथेनोइक एसिड। नोइक एसिड। वैसे ही बात करें अपन कर्ड की, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। बात करते हैं अपन टोमेटो की, इसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। बात करें अपन टेमराइन की, इसमें होता है टार्टरिक एसिड।
बात करें अपन विनेगर की, इसमें होता है एसिटिक एसिड। इतना आपको याद होना चाहिए, ये पूछ लेता है कि किसके अंदर कौन सा वाला एसिड प्रेजेंट होता है। तो इससे पहले अपन ने डिस्कस किया बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड आर सोर इन टेस्ट, कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट करने में, लेकिन सारे एसिड्स को आप टेस्ट करके नहीं बता सकते हो, समझ आया। बेसिस क्या होता है, बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर। जब एसिड को पानी के साथ में मिक्स करते हैं तो वहां पे H+ आयंस अपन को मिलते हैं। वहीं अगर बेसिस की बात करें तो अपन को कौन से आयंस मिलते हैं, OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं। अगर अपन एसिड्स की बात करें तो वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। वहीं अपन बेसिस की बात करें तो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं, जो अपन ने एक लाइन बोला कि जब एसिड को अपन वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था किसी भी चीज का सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाना उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे क्या बनाने जा रहा हूँ, अब क्या बनाने जा रहे हैं अपन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। कि एसिड और बेस को अपन किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं उनको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो अपन को पता था एसिड को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा तो वहां पे अपन को क्या मिलेगा, H+ आयन मिल जाएगा साथ में, जो भी आयन है अनदर आयन है ना। तो देखते हैं, जैसे एक एसिड का एग्जांपल लेते हैं HCl का, एक्वस सॉल्यूशन बनाया अपन ने। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H+ आयन प्लस Cl नेगेटिव। H2SO4 का अपन ने क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बनेगा यहाँ पे, H+ आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव। बात करें अपन H2CO3 की बात, कार्बोनिक एसिड की, तो यहां से क्या मिल जाएगा अपन को, H+ प्लस CO3 2 नेगेटिव। समझ आ रहा है आपको कि जब भी एसिड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है या फिर एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वहां पे कौन सा आयन का डिसोसिएशन देखने को मिलता है, H+ आयंस का। वहीं अगर बात करें बेसिस की, तो जब बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो यहाँ पे क्या मिलता है अपन को, OH नेगेटिव आयन। ये बड़ा अभी, तो ये देखते हैं इसमें, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या मिलता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बनाते हैं यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या मिल जाएगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Mg प्लस OH नेगेटिव। तो बेसिस को जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है बेसिस का, तो अपन को क्या मिलता है, OH नेगेटिव आयन। ये आइडेंटिटी है, कैसे पहचान सकते हैं कि ये कोई चीज एसिडिक है कि बेसिक है। अगर वो वाटर के साथ डिसोसिएट कर रही है OH नेगेटिव आयन, तो बोल सकते हो वो जो सब्सटेंस दिया हुआ है या फिर केमिकल दिया हुआ है वो कैसा है, बेसिक। अगर वही चीज दूसरा कोई केमिकल है, वो वाटर के साथ मिक्स होकर अपन को देता है H+ आयन का डिसोसिएशन, तो अपन बोल सकते हैं वो चीज क्या है, वो केमिकल क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक। समझ आ गया होगा आपको अब तक। अब अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, देखो दो चीजें होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। वही बात करें वीक एसिड एंड बेस। अगली बात करते हैं, ये तो हो गया एक स्ट्रॉन्ग वर्ड। एक दूसरा जो वर्ड आता है वो होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड, इसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और डाइल्यूट। ये देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन, वैल्यू ऑफ H+ आयंस बहुत ज्यादा है, या फिर बोल सकते हैं अपन किसी के अंदर अपन ने, जैसे वाटर है, अपन ने डाला उसमें HCl, तो टूटेगा ना, H+ आयंस देगा। सोचो अपन ने डाले 50 मॉलिक्यूल ऑफ HCl आयन, लेकिन उसमें से टूट पा रहे हैं सिर्फ 10%,
तो वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड। मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H प्लस आयंस अगर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे वीक। अगर H प्लस आयंस कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझो इस बात को कि मान लो ये पानी का एक बीकर है, इसमें मैंने डाला 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl मॉलिक्यूल, 100 HCl मॉलिक्यूल मैंने डाले। अगर 100 के 100 HCl मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं H प्लस और Cl नेगेटिव में, या फिर चलो 50% भी टूट जाते हैं, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की में। लेकिन सोचो मैंने 100 मॉलिक्यूल डाला उसके अंदर, 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl डाला मैंने वाटर के अंदर, लेकिन उसमें से टूट रहा है सिर्फ 20-30% की 20 H प्लस आयंस मिल रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स डालने पे, और 20 H प्लस आयंस मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वीक एसिड बोलेंगे। समझ आ रहा है? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग की। When H plus ions are completely dissociated कि जब H प्लस आयंस कंप्लीटली टूट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग। अगर वही बात करूं मैं स्ट्रॉन्ग बेस की, तो when OH negative ions gets completely dissociated, कि जब OH नेगेटिव आयंस पूरी तरीके से टूट जाए, मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH डाला वाटर के अंदर, और वहां पे 100 के 100 या फिर 80, 90, 70 OH नेगेटिव आयंस मिल जाए, उन 100 में से टूट जाए, तो उसको बोलूंगा मैं स्ट्रॉन्ग बेस। अगर नहीं टूटते हैं, 10-20% ही सिर्फ टूट पाते हैं, तो उसको बोलूंगा वीक बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लेते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। वहीं अगर बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, तो इसका एग्जांपल लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH। वही बात करें वीक एसिड्स की, वीक एसिड का हो गया कार्बोनिक एसिड H2CO3, वीक बेस का हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोबारा से डिस्कस करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स which are completely dissociated when mixed with water। ऐसे एसिड जिनको अगर वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए और वो पूरे टूट जाए, है ना, तो उसको बोलेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, when the bases which get completely dissociated in water, वो बेसिस जो कि वाटर के अंदर completely dissociate हो जाए, तो उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वही बात करें वीक एसिड की, the acids which do not get completely dissociated in water या फिर partially get dissociated in water, तो उनको बोलेंगे वीक एसिड। वैसे वीक बेस क्या हो जाएगा, the bases which do not get completely dissociated in water। ये भी लिख लेते हैं अपन, वीक एसिड which do not get completely dissociated when mixed with water, वही बात करें वीक बेस की, तो इसको देख के आपको डेफिनेशन बना लेनी चाहिए, which do not get completely dissociated when mixed with water। वही बात करें कंसंट्रेटेड की और डाइल्यूट की। कंसंट्रेटेड का मतलब समझ लो आप प्योर एसिड जिसमें कोई भी मिलाओ नहीं। डाइल्यूट क्या हो जाएगा, उसमें वाटर कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगा, उसमें वाटर को ऐड कर देते हैं। मिक्सचर विद वाटर।
कि प्योर एसिड को क्या बोल दिया, कंसंट्रेटेड एसिड, और डाइल्यूट को क्या बोल दिया, उसका मिक्सचर वाटर के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब था, आयंस की बात हो रही है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक के अंदर आयंस को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आयंस का रोल नहीं है, यहाँ पे प्योरिटी की बात है। तो प्योर से रिलेट कर सकते हैं अपन कंसंट्रेशन को, और स्ट्रॉन्ग और वीक को अपन रिलेट कर सकते हैं H प्लस आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस को लेके। अगर जब एसिड को पानी के अंदर मिक्स किया जाए तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, नहीं हो तो क्या हो जाएगा, वीक। समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं अपन कि डाइल्यूशन कैसे करते हैं, कि किसी भी एसिड का और बेस का डाइल्यूशन करते कैसे, किसी भी एसिड और बेस का डाइल्यूशन करते कैसे। ये उतार लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए पोज करके, कि किसी भी एसिड और बेस का डाइल्यूशन कैसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। एसिड और बेस का डाइल्यूशन करते कैसे। फिलहाल अपन एसिड की बात करते हैं कि एसिड को हमेशा पानी के अंदर मिक्स किया जाता है। सोचो एक बीकर है वाटर का, H2O इसके अंदर, अब कोई एसिड है मेरे पास, जैसे HCl एसिड है इसके अंदर, इस बीकर के अंदर, तो ये HCl के बीकर में से मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करूंगा। क्या मिक्स करूंगा, एसिड इज मिक्स्ड इन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, कि एक ड्रॉप डालूंगा और उसको कंटिन्यूअसली स्ट्रिंग करूंगा, उसको घुमाऊंगा, ठीक है, स्पैटुला लेके क्या करूंगा, उसको घुमाऊंगा, जो इसके अंदर एसिड डालता जा रहा हूं और तुरंत उसको स्ट्रिंग भी किए जा रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर। अब दूसरा कि सोचो ये एसिड का कंटेनर है और ये वाटर का कंटेनर है। कभी भी मैं वाटर को एसिड के बीकर में नहीं डाल सकता हूं, हमेशा क्या करना होगा मुझको, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ही वाटर के अंदर मिक्स करना होगा। वर्ड याद रखना, ड्रॉप बाय ड्रॉप, सारा एक साथ इसमें भी नहीं डाल सकते हो आप, क्योंकि होगा क्या, अगर मैं वाटर को एसिड के कंटेनर में डालता हूं, ठीक है, बीकर के अंदर डालता हूं, तो वहां पे एक विगरस रिएक्शन होगी, एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से वो जिस बीकर के अंदर एसिड रखा हुआ है वो ब्लास्ट भी हो सकता है। समझ आ रहे हो, रीजन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी अगर मैं ऐसा करता हूं, वाटर को एसिड के अंदर मिक्स कर देता हूं तो। लेकिन करना क्या होगा, अगर सही तरीके से मेरे को करना है डाइल्यूशन, तो तरीका क्या होगा, एसिड इज मिक्स्ड इन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, कि एसिड को ही वाटर के अंदर मिक्स करना होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये राइट वे है, एक सही तरीका है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। या फिर बेस, अगर बेस भी करना होगा तो मैं सीधा क्या करूंगा, बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर के अंदर ऐड करूंगा, इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। रीजन क्या है, ऐसा क्यों ड्रॉप बाय ड्रॉप कर रहा हूं, मैं सारा एक साथ डाल दूंगा वाटर के कंटेनर में एसिड, तो बात तो वही होगी, तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और वो शायद वापस बाउंस बैक करके आपके ऊपर आ जाए पूरा एसिड और बेस, तो कितना खतरा होगा ना। तो अपन क्या करते हैं, जो वाटर का कंटेनर है उसी के अंदर एसिड या फिर बेस जिसका भी डाइल्यूशन करना है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स किया जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं अपन। अब बार बार में बोलते जा रहे हैं एसिड और बेस, एसिड और बेस, एसिड और बेस, है ना, तो कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर एसिड और बेस को आप टेस्ट तो नहीं कर सकते हो। सोचो स्ट्रॉन्ग एसिड है एक बीकर के अंदर, उसको टेस्ट करने के लिए टंग पे टच किया और पता लगे अपनी टंग ही खराब हो गई, जल गई, तो उसका क्या फायदा। तो कुछ और मेथड्स है वहां पे एसिड और बेस के बीच में आइडेंटिफाई, इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं अपन, इंडिकेटर्स। क्या बोला जाता है उनको, इंडिकेटर। गाड़ियों में देखे होंगे इंडिकेटर किस काम में आता है, इंडिकेट करते हैं।
सामने वाले को और पीछे अपने जो गाड़ियां चल रही है उनको इंडिकेट करते हैं कि आप किस डायरेक्शन में मुड़ने वाले हो। यहाँ पे इंडिकेटर्स का क्या काम होगा, द सब्सटेंसेस विच टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ सब्सटेंस, की कोई भी 2-3 सब्सटेंस है, 2-3 केमिकल्स है, हर केमिकल को अपन टच नहीं कर सकते या फिर टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो कैसे बताएंगे, उन इंडिकेटर्स की मदद से हम बता पाएंगे कि कौन सा केमिकल का नेचर कैसा है, कौन सा वाला एसिडिक है, कौन सा वाला बेसिक है। आप देख के तो पता नहीं चल सकता, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना उनको टच कर सकते हैं, तो कुछ तो अपने पास होंगे ना, कुछ तो चीज होनी चाहिए जो बता सके कि इस वाली बीकर के अंदर ये वाला सब्सटेंस है जिसका नेचर एसिडिक है, इसका नेचर बेसिक है। तो वही सब चीजें अपन पढ़ने जा रहे हैं, इनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स the substances which tells us about the nature of substance, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें दूसरे सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताएं। तो कुछ इंडिकेटर्स को अपन डिस्कस करते हैं। पहला बात करते हैं अपन लिटमस की, लिटमस पेपर की बात करते हैं। लिटमस पेपर है वो कैसे काम करता है। लिटमस पेपर 2 कलर में अवेलेबल होता है, रेड कलर में और ब्लू कलर में। अगर रेड कलर वाले एसिड लिटमस पेपर पे डाला जाए एसिड, तो वो कोई कलर चेंज करेगा क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही ब्लू वाले लिटमस पेपर पे डाला जाएगा एसिड, वो कैसा बदल जाएगा, रेड में बदल जाएगा। समझ आएगा आप लोगों को। वही अगर बात करें ब्लू वाले लिटमस पेपर पे अपन डालते हैं बेस, तो वो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर एसिड डालते हैं तो किसमें बदल जाएगा, रेड के अंदर। लेकिन वही रेड के ऊपर एसिड डालते हैं तो क्या वो चेंज होगा, नहीं। तो रेड और लिटमस के ऊपर अपन एसिड डालेंगे तो कोई भी चेंज, कलरिंग चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर ब्लू वाले पेपर पे अपन एसिड डाल देते हैं तो वो रेड में बदल जाता है। वही अगर ब्लू पे एसिड डालेंगे तो वो रेड में बदल जाएगा। लेकिन अगर ब्लू पे बेस डालेंगे तो वो क्या चेंज होगा, नहीं। अगर ब्लू पे अपन एसिड डालेंगे तो ही चेंज होगा वो, और अगर रेड पे अपन बेस डाल देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। समझ आया। डिस्कस करते हैं। 2 तरीके के लिटमस पेपर होते हैं अपने पास, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर पे अगर मैं एसिड डाल दूंगा तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसी रेड के ऊपर मैं उसी रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर मैं बेस डाल दूंगा तो कैसा बदल जाएगा, ब्लू कलर में बदल जाएगा। दूसरा डिस्कस करते हैं। अब लिया मैंने ब्लू लिटमस, उसके ऊपर बेस डाला तो कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसी ब्लू लिटमस के ऊपर मैंने एसिड डाल दिया तो किसमें बदल जाएगा, रेड के अंदर। एक बात बताओ कि अगर मैं ड्राई एसिड को लिटमस पेपर के ऊपर डालूं तो वो कलर चेंज करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओगे आप मुझको कमेंट बॉक्स में। 10 क्वेश्चन है आपके लिए, इसको नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 द कलर ऑफ ड्राई लिटमस changes when it comes in contact with acidic vapors। कि जो एसिडिक वेपर्स है, लिक्विड नहीं है, वेपर है, और वो कांटेक्ट में आ रहा है ड्राई लिटमस के, तो क्या उसका कलर चेंज होगा, नहीं होगा उसका कलर चेंज। कलर चेंज काम किस पे करता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर काम करता है H+ आयंस पे और OH नेगेटिव आयंस पे।
उसका कलर जब भी चेंज होगा जब वो H+ आयंस के या फिर OH नेगेटिव आयंस के कांटेक्ट में आएगा। तो ड्राई लिटमस पेपर खुद ड्राई है, वेपर्स के अंदर भी कोई वाटर कंटेंट है नहीं, और अपन ने पहले पढ़ा था H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस डिसोशिएट कब होंगे, जब वो वाटर के अंदर मिक्स किया जाएगा, जब एसिड को डाला जाएगा वाटर के अंदर तो H+ आयंस का डिसोसिएशन होगा, बेस को डाला जाएगा वाटर के अंदर तो OH नेगेटिव आयन का डिसोसिएशन होगा। लेकिन वाटर के साथ तो मिक्स ही नहीं कर रहे अपन, वेपर्स के कांटेक्ट में लगा रहे हैं ड्राई लिटमस पेपर को, तो वहां पे डिसोसिएशन ऑफ H+ आयंस और OH नेगेटिव आयन है ही नहीं वहां पे, तो क्यों ही कलर चेंज होगा लिटमस पेपर का। तो लिटमस पेपर का काम किस पे करता है, लिटमस पेपर H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस पे, ये समझना आप, ठीक है। तो वहां पे वाटर का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना चाहिए, तभी जाके H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे और तभी जाके कलर चेंज लिटमस पेपर का होगा। अगला जो इंडिकेटर है वो डिस्कस करते हैं अपन टर्मेरिक। टर्मेरिक का कलर कैसा होता है, येलो। ये जब एसिड डाला जाता है इसके ऊपर तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन जब भी इस येलो कलर की टर्मेरिक ये आती है बेस के कांटेक्ट में तो ये बदल जाती है रेडिश ब्राउन में, रेडिश ब्राउन कलर में बदल जाती है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, नोट डाउन कर लो इसको। अगली बात करते हैं अपन अपना मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को अगर मिथाइल ऑरेंज कांटेक्ट में आएगा एसिड के में तो ये हो जाएगा रेड, और अगर एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, रेड में। और यही मिथाइल ऑरेंज जब कांटेक्ट में आएगा बेस के तो ये हो जाएगा येलो। नोट डाउन कर लो इसको। अगला जो अपना इंडिकेटर है वो है फिनोल्फ्थेलीन। क्या है, फिनोल्फ्थेलीन। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, बिल्कुल वाटर का जो कलर होता है ना, वाटर का कोई कलर होता नहीं है, ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये कलरलेस ही रहेगा, कोई भी चेंज होगा ही नहीं यहाँ पे। लेकिन ये जब भी ये कलरलेस लिक्विड कांटेक्ट में आएगा बेस के तो ये किस में बदल जाएगा, पिंक इन कलर। इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। तो सोचो एक बीकर है मेरे पास, उसके अंदर है फिनोल्फ्थेलीन, ठीक है, उसके अंदर क्या है, फिनोल्फ्थेलीन। अब मैं उसके अंदर एक बार डाल रहा हूं, एसिड डाल रहा हूं और कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या पता लगेगा ये एसिड है कि प्योर वाटर है। दूसरा केमिकल मैंने डाला उसके अंदर तो उसने अपना कलर चेंज कर लिया, कैसा कैसा हो जाएगा, बेस डाला है तो पिंक हो जाएगा उसका कलर। तो आप क्या बोल सकते हो, वाला केमिकल क्या है, बेसिक है। फिर एक और टाइप का इंडिकेटर होता है अपने पास, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं, देखो अभी तक जितने भी अपन ने इंडिकेटर पढ़े वो सब क्या चेंज, कलर चेंज क्या कर रहे थे, कलर चेंज शो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो क्या होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज कर ले। These are the substances which change their color when comes in contact with acid and base। एग्जाम्पल में लिखना क्लोव, ऑनियन एंड वेनिला एसेंस, कि ये वाले सब्सटेंस होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, these are the substances which change their odor, which changes their smell when comes in contact with, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कलर लिख दिया, कलर पहले वाले चेंज करते थे, स्मेल। These are the substances which change their smell when comes in contact with acid or base।
ये अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा था लिटमस, टर्मेरिक, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब अपना कलर चेंज कर रहे थे जब भी एसिड और बेस के कांटेक्ट में आ रहे थे। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। The substances which change their smell when comes in contact with acid and base. Example है clove, onion and vanilla essence. समझ आ गया होगा आपको। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है अपना pH इंडिकेटर, जिसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? पीएच स्केल। पीएच का पी का मतलब होता है यहाँ पे पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और एच का मतलब होता है H प्लस आयंस। ये जो पीएच स्केल है बेसिकली ये H प्लस आयन के कंसंट्रेशन पे काम करता है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या क्यों बोला इसको? क्योंकि बाकी दो इंडिकेटर अपन ने पढ़े अभी तक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड नॉर्मल इंडिकेटर्स, वो क्या कर रहे थे, वो नेचर बता रहे थे कि कौन सा वाला केमिकल एसिडिक है, कौन सा वाला केमिकल बेसिक है। ये क्या बताएगा? ये बताएगा, नेचर तो बताएगा, साथ साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बताएगा। तो दीज आर द इंडिकेटर्स व्हिच टेल्स अस अबाउट बोथ नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल, कि अगर एसिडिक है तो कितना ज्यादा एसिडिक है, अगर बेसिक है तो कितना ज्यादा बेसिक है। बाकी जो इंडिकेटर्स थे वो इतने इंफॉर्मेटिव नहीं थे, वो सिर्फ क्या बता रहे थे अपन को कि कोई केमिकल एसिडिक है कि बेसिक है। ये तो ये भी बताएगा कि कोई केमिकल है एसिडिक है कि बेसिक है, लेकिन साथ साथ में उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताएगा कि अगर कोई केमिकल एसिडिक है तो कितना ज्यादा एसिडिक है, कोई केमिकल अगर बेसिक है तो कितना ज्यादा वो बेसिक है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। These tells us about both nature and strength of chemical, केमिकल की और केमिकल की स्ट्रेंथ और नेचर के बारे में, दोनों के बारे में बताते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। एग्जांपल क्या है इसका? पीएच स्केल। यहाँ पे पी का मतलब होता है पोटेंस, एच का प्लस होता है H प्लस आयंस, ये इस पे काम करता है। देखते हैं कैसे काम करता है आगे। इसको मिटा दें, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो नेचर और स्ट्रेंथ दोनों के बारे में बता दें, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। एग्जांपल क्या डिस्कस किया अपन ने? पीएच स्केल। पीएच स्केल में जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज होती है 1 to 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 तक वैल्यू होती है। इसमें 7 नंबर पे आता है जिसका पीएच 7 हो, वो होता है न्यूट्रल। कैसा सब्सटेंस होता है? न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। जैसे इसका एग्जांपल है प्योर वाटर, इसका एग्जांपल है प्योर वाटर। अब 7 से 0 की तरफ चलते हैं, 1 की तरफ चलते हैं या फिर 0 की तरफ चलते हैं, तो यहां पे क्या हो जाता है? H प्लस आयंस इंक्रीज करते हैं, H प्लस आयंस इंक्रीजेस, और H प्लस आयन अगर बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अगर 7 से 14 की तरफ चले अपन तो यहां पे बढ़ते हैं OH प्लस आयंस, OH प्लस आयंस इंक्रीजेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी तो बढ़ेगी इस तरफ, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, और साथ पे क्या होता है? H प्लस आयंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ H प्लस आयंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस दोनों बराबर होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके उसको न्यूट्रल बना देते हैं।
लेकिन 7 से 0 की तरफ चले तो H प्लस आयंस बढ़ता है, और H प्लस आयंस किसको डिनोट करते थे, एसिड को, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन 7 से 14 की तरफ जाएंगे OH नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे, OH नेगेटिव आयंस किसको रिप्रेजेंट करते थे, बेसिक स्ट्रेंथ को। तो एक क्वेश्चन है व्हिच इज मोर एसिडिक, व्हिच इज मोर एसिडिक। एक का पीएच है 5, एक का पीएच है 7, एक का पीएच है 3, एक का पीएच है 2। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, पक्का 2 वाला, क्योंकि 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है इस तरफ, और उधर जा रहे हैं 7 से तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, व्हिच इज मोर एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, 2 है ना, उसके बाद कौन सा है 3, उसके बाद कौन सा है 5, उसके बाद कौन सा है 7। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, लेकिन 2, सबसे कम एसिडिक कौन सा है 7। वही बात करते हैं अपन व्हिच इज मोर बेसिक, ये वाला देख लेना, व्हिच इज मोर बेसिक, व्हिच इज मोर बेसिक बताना, ये वाला आप बताना। एक का पीएच है 8, एक का पीएच है 9, एक का पीएच है 13, एक का पीएच है 15। ये क्वेश्चन आपके लिए इनमें से कौन सा वाला जो सब्सटेंस है या फिर केमिकल है सबसे ज्यादा बेसिक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे, आपके लिए क्वेश्चन है। कुछ पीएच आपको याद भी रख के चल रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से एग्जाम में, किसका पीएच कितना होगा। तो 1 जो होता है पीएच, यहाँ पे 1 पे जो पीएच आता है अपना वो किसका आता है, आप सोचो कि इतना ज्यादा एसिडिक कौन सा वाला होगा, सोचो सोचो, वो होता है गैस्ट्रिक जूस, जो अपने स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइफ प्रोसेस जो पढ़ेंगे या फिर आपने पढ़ा होगा क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, तो जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं उनका पीएच कितना होता है 1, इनका पीएच कितना होता है 1। वहीं अगर लेमन जूस की बात करें, लेमन जूस, इसका पीएच होता है 2। लेमन जूस इसका पीएच कितना होता है 2। प्योर वाटर का पीएच कितना होता है 7, ठीक है, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है 7। फिर बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ये एंटी एसिड एंड एसिड एसिडिटी को ट्रीट करने में काम में आता है। इसका पीएच होता है 10। अब पीएच 10 है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक। फिर आता है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच होता है 40, मतलब मोस्ट बेसिक, ठीक है, मोस्ट बेसिक। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, गैस्ट्रिक जूसेस जिसका पीएच 1 होता है, लेमन जूस जिसका पीएच होता है 2, प्योर वाटर उसका पीएच होता है 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम उसका पीएच होता है 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका पीएच कितना होता है 40। जैसे अपन ने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे, किसके अंदर कौन सा वाला एसिड प्रेजेंट होता है, एंड के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड, टोमेटो के अंदर कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड, टर्माइन के अंदर, टैमराइड के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड, वैसे ही कर्ड के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड, विनेगर के अंदर कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। वैसे आपको कुछ पीएच भी याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच होता है 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 40, प्योर वाटर का 7, गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच होता है 1, लेमन जूस का पीएच होता है 2। आपको ये भी समझ आया होगा कि 7 पे क्यों होता है न्यूट्रल, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ H प्लस आयंस और नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस बराबर होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो वो क्या कहलाएगा न्यूट्रल। लेकिन जैसे अपन 7 से 0 की तरफ प्रोसीड करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। रीजन क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का, क्योंकि H प्लस आयंस बढ़ रहे हैं। लेकिन अपन 7 से 14 की तरफ प्रोसीड करते हैं तो कौन से वाले आयंस बढ़ते हैं, OH नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं, OH नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं, और OH नेगेटिव आयंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कि कोई कौन सा वाला कितना ज्यादा बेसिक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। यहां से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रही है। तो इंट्रोडक्शन था अभी तक, तो अब पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, कि कैसे ये दूसरे केमिकल्स के साथ कंबाइन करते हैं और क्या क्या ये प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, एसिड जब मेटल के साथ कंबाइन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट। वहीं अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, H2 गैस प्लस सॉल्ट। सेम प्रोड्यूस करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एसिड मान लेते हैं HCl को और मेटल मान लेते हैं जिंक को। तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, H2 तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, तो इसको तो पहले लिख देते हैं। दूसरा, अगर H को निकाल दे तो बचा क्या, Zn और Cl, यहां से सॉल्ट बन जाएगा ZnCl2। वही बात करें अगर बेस की, तो बेस को मान लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल वही जिंक लेते हैं, तो यहाँ पे H2 गैस तो बनेगी ही बनेगी, साथ में क्या बन जाएगा, Zn और Na का कुछ सॉल्ट, तो Na2 Zn Na2ZnO2, ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगा Na2ZnO2। इसको क्या बोलते हैं अपन, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं अपन सोडियम जिंकेट। अब ज्यादातर बेसिस होते हैं वो जो कि मेटल के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ऑल द बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल। तो ये बुक के अंदर एग्जांपल था वो डिस्कस कर लिया कि जब कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है जिंक के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस करेगा, साथ में क्या प्रोड्यूस कर देगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में कि जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। दूसरा ले लेते हैं H2SO4 है, वो रिएक्ट कर रहे हैं Zn के साथ, तो H2 तो बनेगी ही बनेगी, H2 को तो लिख देते हैं, साथ में क्या बनेगा, Zn और SO4 का सॉल्ट, तो क्या बन जाएगा ZnSO4। समझ आया। अब यहाँ पे H2 का अपन टेस्ट कर रहे हैं कि H2 गैस को कैसे चेक किया जाता है। ये अपना बुक के अंदर एक्टिविटी दे रखी है। क्या एक्टिविटी दे रखी है, देखो एक टेस्ट ट्यूब लिया अपन ने, उसके अंदर अपन ने डाला जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए अपन ने, साथ में अपन ने ऊपर से क्या ऐड कर दिया, HCl एसिड ऐड कर दिया। तो आपको अपन पता है ये वाली रिएक्शन होगी, जिंक ग्रेन्यूल्स और HCl डाला तो वहां पे कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। तो जो H2 गैस निकलेगी उसको पाइप के थ्रू एक दूसरे बीकर के अंदर जिसमें NaOH सॉल्यूशन डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, NaOH सॉल्यूशन, सॉप सॉल्यूशन, जिसको क्या नाम दिया हुआ है, सॉप सॉल्यूशन। आपको पता है बचपन में आपने सॉप सॉल्यूशन से वो डंडा सा कुछ डाल के आपने बैलून्स बनाए, बबल्स बनाए, वैसे इसमें जब H2 गैस पास होगी तो यहाँ पे कुछ बबल्स फॉर्म होंगे, सॉफ्ट वाटर में से बबल्स फॉर्म होंगे। इन बबल्स के पास आप बर्निंग कैंडल जब लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, जो बबल्स है वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होंगे। तो मतलब उस वो बबल्स है उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस। क्या किया अपन ने, हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन HCl का रिएक्शन करवाया जिंक के साथ। अब जिंक क्या है, मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो H2 को प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में सॉल्ट। तो उस H2 को अपन ने किस में पास करवा दिया, सॉफ्ट सॉल्यूशन में। सॉफ्ट सॉल्यूशन में से H2 पास होगी तो वहां पे बबल्स फॉर्म होने स्टार्ट होंगे, और उन बबल्स के पास आप बर्निंग कैंडल लेके जाते हो तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब अपनी अगली केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं अपन कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट, ये दोनों तो सेम ही होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। जैसे मेटल Na ले लिया, Na2CO3, ये हो गया मेटल कार्बोनेट। Na2NHCO3, ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं अपन HCl के साथ, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं अपन HCl के साथ। तो इनकी जब रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तो ये अपन को क्या देते हैं, बाई प्रोडक्ट CO2 गैस मिलेगी, प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, प्लस सॉल्ट मिलेगा, ये चीजें फॉर्म होगी। तो आप बताओ कि मेटल कार्बोनेट HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये तो फॉर्म होना ही होना है। तो ये तो मैं पहले ही लिखूं दोनों के अंदर CO2 प्लस H2, साथ में बनेगा सॉल्ट। उस सॉल्ट को कैसे डिफाइन करोगे आप, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो CO2 वाला काम तो खत्म, ठीक है, वाटर वाला काम भी खत्म। अब बचा क्या, Na यहाँ पे Cl, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा सॉल्ट, NaCl। आपको ये याद रखना है कि जब मेटल कार्बोनेट से मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या कौन से बाई प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उनका फॉर्मूला तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो फॉर्म होंगे ही होंगे, तो उनको तो पहले ही लिख दो। CO2 और H2 तो फॉर्म बनेगा, होगा ही होगा। फिर उसके बाद बचेगा Cl बचा और Na बचा, दोनों को मिला के सॉल्ट बना दो NaCl, जो कि अपन क्लास 9 के अंदर सीख चुके हैं, फॉर हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ए केमिकल या फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस कैसे बनाया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका सीखा था ना क्लास 9 के अंदर। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो CO2 फॉर्म होती है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ये तो फॉर्म होगा ही होगा, साथ में सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, जो कि यहाँ से अपन पता कर सकते हैं। इसका एसिड चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे डाला H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया H2SO4, ठीक है, ये वाला डाल दिया अपन। तो तब भी CO2 और H2 तो फॉर्म होगा ही होगा। अब बचता है सॉल्ट के अंदर SO4 बचा, Na बचा, SO4 बन गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट अपने पास बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम सल्फेट। अब एक एक्टिविटी है, उसको डिस्कस करते हैं अपन, उसमें से क्वेश्चन आता है। ये फॉर्मेट समझ आ गया होगा आपको, इसको रख देते हैं। ये देखते हैं हुआ क्या, कि अपन ने सोडियम कार्बोनेट था, उसके अंदर डाला एसिड HCl, तो अपन को मिला CO2 प्लस H2O प्लस NaCl। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड इज CO2, कि जो गैस इस रिएक्शन के दौरान निकली वो CO2 ही है, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो ये पूरी बुक में ही आपकी केमिस्ट्री के अंदर ये एक ही मेथड है क्लास 10th के अंदर CO2 गैस को आइडेंटिफाई करने का, कि व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू स्लैग लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब इसको पास किया जाता है, इसको स्लैग लाइन भी बोलते हैं और लाइन वाटर भी बोला जाता है, इसको लाइन वाटर भी बोला जाता है। जब CO2 को स्लैग लाइन के थ्रू पास किया जाता है, तो यहां पे फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जो कि प्रेसिपिटेट है, और साथ में फॉर्म होता है H2O। अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डज द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन CO2 is passed through कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे भाई क्यों कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्यूट, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट इन कलर। तो सॉल्यूशन पूरा कैसा हो जाएगा, मिल्की टर्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई डज द कलर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइन टर्न्स इनटू मिल्की व्हेन CO2 is passed through it, कि जब भी स्लैग लाइन के थ्रू CO2 पास होती है तो उसका कलर मिल्की क्यों हो जाता है,
तो आप रीजन क्या लिखोगे, द कलर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 is passed through it because the formation of precipitate which is calcium carbonate is formed during the reaction, कि वहां पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट इन कलर है, इनसोल्युबल सॉल्यूट है, प्रेसिपिटेट है, इसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। लेकिन फिर इसके बाद में इसकी अगली प्रोसेस, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड, कि जब ज्यादा अमाउंट में CO2 पास हो जाती है, देखो एक बार पास हुई तो ये वाला फॉर्म हुआ। अब इनिशियल कंपाउंड तो अपने पास ये है ना, इनिशियल कंपाउंड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। अब जो CO2 पास होगी, देखो एक बार जब CO2 पास हुई तो उसमें बदल गया वो। अब बीकर के अंदर या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, ये नहीं है, ये दोनों मिक्स होकर क्या बन चुके हैं, ये वाला कंपाउंड बन चुका है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट था। अब जो गैस पास होगी वो तो इसके थ्रू होगी ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, which is soluble, which is water soluble, water soluble, जो कि water soluble होता है। तो वापस वो कलरलेस हो जाएगा, वापस वाटर वाला कलर हो जाएगा। नहीं तो हुआ क्या, सोडियम कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो CO2 और वाटर का फॉर्म होने वाला था, साथ में फॉर्म हुआ सॉल्ट। अब क्वेश्चन आया यहाँ पे कि जो गैस इवॉल्व हुई वो CO2 ही थी, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस CO2 को अपने पास कराया स्लैग लाइम वाटर या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो वहां पे फॉर्म हुआ कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच इज प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का, तो पूरे सॉल्यूशन का कलर कैसे बना देगा, व्हाइट, क्योंकि उसके अंदर मिक्स तो होगा नहीं। तो अब क्या होगा, अगला जो स्टेप है कि जब एक्सेस ऑफ CO2 पास होगी तब क्या होगा, एक बार CO2 पास हुई तो ये फॉर्म हुआ, चलो प्रेसिपिटेट। ज्यादा अमाउंट में CO2 पास होगी तो क्या होगा, अगर ज्यादा अमाउंट में CO2 पास होगी तो वहां पे जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हिच इज सोल्युबल इन वाटर। वो प्रेसिपिटेट नहीं होता, वो वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है। समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट अपनी जो रिएक्शन है या फिर केमिकल प्रॉपर्टी है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है अपनी, कि एसिड को जब बेसिस के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, एसिड को जब बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। एग्जांपल लेते हैं, HCl को जब NaOH के साथ मिक्स किया जाता है तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, NaCl प्लस वाटर। या फिर लिख सकते हो, देखो HCl और NaH को, एसिड और बेस को जब मिक्स किया जाएगा तो वाटर तो बनेगा ही बनेगा। वाटर को लिख दिया, H को खत्म कर दो, O को खत्म कर दो और H को खत्म कर दो, बचा क्या, Na और Cl, दोनों के बीच में सॉल्ट बना दो, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा वहां पे। समझ आया आपको। अब इसको कुछ और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसमें क्या होता है, चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती है ना, एसिडिक रहती है ना बेसिक रहती है। आपस में एसिड और बेस को जब रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। सोचो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया तो यहाँ पे जो फॉर्म हो, सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। वही अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दिया वीक बेस के साथ तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। फिर बात करते हैं वीक एसिड को अपन मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहाँ पे कैसा सॉल्ट फॉर्म होगा, बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल लेते हैं इनका। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl, ये इसका एग्जांपल है। HCl किसके साथ कंबाइन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl प्लस वाटर। भाई अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की तो वापस से HCl। वीक बेस की बात करें तो यहाँ पे ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म कर लेगा, वाटर तो फॉर्म करेगा ही करेगा, लिख देते हैं। साथ में क्या फॉर्म कर लेगा,
MgCl2। इसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट। बात करते हैं वीक एसिड की, तो कौन सा हो जाएगा वीक एसिड? H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। लिख देते हैं यहाँ पे, वाटर तो फॉर्म होगा ही होगा, साथ में जो सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा वो किसके बीच में? सोडियम और कार्बोनेट के बीच में Na2CO3 फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो एग्जांपल के साथ समझ आ गया होगा आपको कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो न्यूट्रल फॉर्म होगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। वहीं स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ तो बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो मेनली जो फोकस करना है वो अपन को करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, एग्जांपल के साथ है। मेनली अपन को फोकस करना है वो करना है कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है उसका नेचर कैसा है? न्यूट्रल। अब अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है, क्या होगा? एसिड रिएक्ट करे अगर मेटल ऑक्साइड के साथ। देखो ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड्स आर कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक। अब बताओ या तो मैं इसको मेटल ऑक्साइड लिखूं या फिर साथ में लिख सकता हूं ना नीचे बेस, क्योंकि मुझको पता है मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेस। तो मेन जो रिएक्शन हो रही है वो तो एसिड और बेस के बीच में ही हो रही है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो भी तो होगा क्या हो? सॉल्ट प्लस वाटर। कुछ एग्जांपल लेते हैं, एसिड ले लेते हैं HCl और मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या होगा यहाँ पे? MgCl2 प्लस H2 ये फॉर्म हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? रिएक्शन के बीच में एसिड और बेस के बीच में। लेकिन यहाँ पे नाम कर दिया मेटल ऑक्साइड, और ये आपको याद रखना पड़ेगा मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर के अंदर? बेसिक के नेचर। तो मेन जो रिएक्शन हो रही है किसके बीच में हो रही है? एसिड और बेस के बीच में ही हो रही है, और एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है अपन को? सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता है। अगली जो रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए इसको, अगली जो रिएक्शन है अपनी वो देखते हैं अपन। क्या होता है जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ? आपको ये याद रखना पड़ेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। तो बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हो रही है और इनका नेचर कैसे होता है? एसिडिक होता है। तो मेन जो रिएक्शन है वो किसके बीच में हो रही है? बेस और एसिड के बीच में ही रिएक्शन हो रही है। किसके बीच में हो रही है? एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, तब तक मैं इंक रिफिल करके आता हूं। अब देख रहे हैं अपन नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेसिस के साथ। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होता है? एसिडिक होता है। कैसे होता है? एसिडिक होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो बेस की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? नॉन मेटल ऑक्साइड, और जो कि कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो मेन रिएक्शन हो रही है एसिड और बेस के बीच में। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस वाटर ही तो फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल लेते हैं कि बेस को ले लेते हैं अपन NaOH और नॉन मेटल ऑक्साइड को ले लेते हैं SO2। तो H2 तो फॉर्म होगा ही होगा, और साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा? Na2SO4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। तो मेन रिएक्शन आप ये समझो, मेटल ऑक्साइड आर
बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, उनकी रिएक्शन किसके साथ होगी, एसिड के साथ। तो मेन जो रिएक्शन हो रही है वो एसिड और बेस की हो रही है, तो मिलना क्या है वहां पे, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर अपन बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर, उनकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेस के साथ। मिलके दोनों वो देने वाले क्या है, वही सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलने वाला है अपन को। एक मिनट वेट करिएगा। तो वापस अपन को क्या मिलने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है पीएच इन और एवरीडे लाइफ। पीएच इन और एवरीडे लाइफ, कि कैसे पीएच अपनी एवरीडे लाइफ में, ये केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, हो चुकी है। अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, किसी भी चैप्टर में कि कोई भी डाउट अगर आपको है तो, और पर्टिकुलर इस चैप्टर में तो वो पहले आपको बता दिया जाएगा। अब देखते हैं अपन पीएच इन एवरीडे लाइफ। कि कैसे रोल प्ले करता है पीएच अपने में। पहले बात तो अपनी बॉडी का जो पीएच रेंज होती है, पीएच रेंज ऑफ ह्यूमंस, वो होती है 7 to 7.8। ठीक है, अपना जो नैरो रेंज होती है अपनी बॉडी की, कि इसके बीच में वो सर्वाइव कर पाती है। अगर रेन की बात करें, अगर रेन का पीएच कम हो जाए 5.6 से, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। अब एसिड रेन के चांसेस किसमें ज्यादा होते हैं, फर्स्ट बारिश में। आपको बोला जाता है कि पहली बारिश में जिसके घमौरिया वगैरह है वो नहा शावर ले सकता है, या फिर फर्स्ट बारिश में ना भीगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन के अंदर सल्फर्स और नाइट्रोजन्स होते हैं, जो कि मिलके वाटर के साथ क्या बना देते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह। उसको क्या बोलते हैं अपन, एसिड रेन। अगर उसका रेन का पीएच 5.6 से कम है तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे अपन, उसको एसिड रेन की तरह कंसीडर करेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो होता है टूथ डीके। क्या होता है टूथ डीके का, टूथ टूथ डीके कब होता है, अपना जो पीएच है, माउथ पीएच, माउथ का पीएच अगर वो कम चला जाए किससे, 5.5 से, तो दांत क्या होता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या कब होता है, अगर रात को आपने खाना खा लिया और अच्छे से मुंह को रिंस नहीं किया, साफ नहीं किया, तो वहां पे फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, उनपे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, और वहां पे उसका क्या एसिडिक नेचर बना देता है अपने माउथ का, और वो एसिड किस पे एक्ट करता है, फिर टीथ की लेयर पे एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि अपने टूथ डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस करता है अपन स्टमक के अंदर। आपको पता है स्टमक के अंदर एक एसिड होता है HCl एसिड। अगर टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो HCl ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और जो आपकी इनर वॉल्स है स्टमक की, उसको खराब करना, डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपको कैंसर भी हो सकता है। स्टमक कैंसर या फिर स्टमक अल्सर भी, स्टमक अल्सर हो सकता है, पेट के अंदर छाले आपको हो सकता है। तो आप टाइम पे प्लीज खाना खा लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है अपना बी स्टिंग का, बी स्टिंग या फिर आंट स्टिंग। आपने सुना होगा कि आपको कोई भी मधुमक्खी, बी स्टिंग या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसके अंदर एसिड है वो काट लेता है, तो आपको क्या बोला जाता है कि कुछ भी लोहा रगड़ दो। लोहा के ऊपर मेटल ऑक्साइड की लेयर होती है। मेटल ऑक्साइड आपको पता है किसका कैसा नेचर होता है, बेसिक होता है। तो मेनली आपको बोलते हैं इनके अंदर होता क्या है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड होता है। अब मिथेनोइक एसिड का आप क्या लगा लोगे, मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो वो न्यूट्रलाइज होगी कि नहीं होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस होगी ना वहां पे, है ना। इसलिए आपको बोला जाता है कभी भी आपको भी अगर काट ले तो लोहे को तुरंत रगड़ लेना चाहिए, उससे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, आपको ज्यादा पेन स्वेलिंग नहीं होगी। फिर बात करते हैं अपन बैकयार्ड का पीएच अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या या फिर मेजर करते हैं, हाउ टू मेजर पीएच ऑफ योर बैकयार्ड। अब देखो मिट्टी लिया बैकयार्ड से और डायरेक्ट उसको पीएच पेपर के कांटेक्ट में लाओगे और फिर स्केल से कंपेयर करोगे तो काम चलेगा क्या, नहीं। आपको पहले ही बताया था मैंने कि पीएच पेपर है वो किस पे काम करता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस।
तो अगर आपको अपने घर की मिट्टी का पीएच नापना है, फिर मेजर करना है, क्यों पीएच का आपको मेजर करना होता है? क्योंकि पेड़ पौधे अगर नहीं उग पाते हैं, वो जल्दी जल जाते हैं, तो उसमें मेनली सॉइल का रोल होता है। शायद उसका पीएच बहुत ही ज्यादा कम हो, एसिडिक नेचर हो, इसलिए जो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर ज्यादा बेसिक हो, इसलिए प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको उसको मेजर करना होता है। मेजर करने की स्टेप्स क्या होती है? मिट्टी को कलेक्ट करो, उसको पानी के अंदर डालो, प्योर वाटर के अंदर जिसका पीएच 7 है, उसको अच्छे से घुमाओ, स्ट्रिंग करो, फिर उसको छान लो। छान के क्या करना है? पीएच पेपर के ऊपर डालना है। अगर वो कलर चेंज कर रहा है, जैसे ब्लू से क्या हो गया, रेड हो गया, तो मतलब उसका नेचर एसिडिक है, और अगर रेड से उसका ब्लू हो गया तो उसका नेचर कैसा है? बेसिक। तो अगर ज्यादा एसिडिक हो तो आपको क्या डालते हो वहां पे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर आप डाल देते हो, या फिर कुछ भी कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पाउडर्स आप डाल देते हो वहां पे, क्विकलाइन डाल देते हो आप वहां पे, कली डाल देते हो, जिसकी वजह से उसका नेचर कैसा हो जाता है? बेसिक हो जाता है, क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस वहां पे हो जाता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है आपका कि जब पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है, स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है, तो आप क्या करते हो? तो आप कुछ बेसिक चीज लेते हो, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप एंटासिड भी बोलते हो। तो जब एसिडिटी हो जाती है आपको, आप क्या लेते हो? कोई भी बेसिक चीज लेते हो, और जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं तो वो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये पूरा डिटेल में आपका एसिड और बेस कंप्लीट हो चुका है। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट्स के बारे में।